नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था। आज हमने एक नया नेटवर्क इंस्टॉल किया है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ न्यूज वाले लोग भी आए हुए थे, इसीलिए सर आज जो है थोड़ा सा लेट हो गया। तो आते हैं सर, हम लोग लेट तक पढ़ेंगे, 10 मिनट लेट पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आते हैं सर, यहाँ पर हमने कहा आपको पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। एक होता है सर भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। पहले हम लोग भौतिक वर्गीकरण को पढ़ेंगे जो 3 प्रकार का होता है, एक ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सीधा सर भौतिक वर्गीकरण में। यहां से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है। कहते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों में मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, कहता भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, जैसा कि हम लोग यहां देख पा रहे हैं, एकदम आराम से चला। कहते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण में एक ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। और इसी को अगर आप कहिएगा, गौर फरमाइएगा, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, जिसमें आपका ठोस, ये द्रव और ये गैस। एकदम सिंपल है। अगर हम सॉलिड की बात करें सर, तो सॉलिड में आपका आयरन का पीस हो गया, ये सॉलिड है, ये सब जानता है। द्रव अगर हम बात करें तो पानी है, कहीं कोई झोल नहीं है। गैस सब जानते हैं, O2 गैस है। ये सब सर बउआ लेवल का चीज है जो लगभग सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन हम सर इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो आप गौर फरमाइएगा कि अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, सॉलिड की बात करें, तो ये अगर सॉलिड है और हवा जो है गैस है, तो आप जब गौर से देखिएगा तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से नजदीक हैं, लिक्विड के उससे हटे हुए हैं, गैस के सबसे ज्यादा हटे हुए हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है सर घनत्व। हम लोग कहते हैं घना जंगल, कभी सुने हैं सर? घना जंगल जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं उसे हम लोग घना जंगल कहते हैं। अब मामला क्या है, वहां पेड़ों की संख्या अधिक होती है। अगर आप ऐसे नहीं जानते हैं तो एकदम सिंपल देखिए, यहां पर ये वर्ड बहुत आपको हेल्प करेगा। अगर ये पेड़ों की संख्या अधिक है और यहां पेड़ों की संख्या कम है, तो हम यहां कहेंगे ये घना जंगल है। ये कैसा जंगल है सर? घना जंगल है। कैसा जंगल है? तो हम कहेंगे ये घना जंगल है। और ये घना जंगल नहीं है, एकदम सिंपल सा बात अगर हम करते हैं, ये घना जंगल नहीं है। ठीक है, अगर ये घना जंगल है इसका मतलब पेड़ सटे सटे होंगे, और अगर ये घना जंगल नहीं है इसका मतलब पेड़ हटे हटे होंगे। अगर हम कहते हैं कि घनत्व तो अधिक है, मतलब घना जंगल है, इसका मतलब पेड़ सटे सटे होंगे, इसका मतलब पार्टिकल्स जो होंगे वो सटे सटे होंगे। ये घना जंगल नहीं है क्योंकि इसमें पेड़ जो है अलग अलग हटे हटे हैं। कितना सिंपल है। घनत्व तो अधिक होगा इसका मतलब अणु सटे सटे होंगे, और घनत्व तो कम होगा इसका मतलब अणु हटे हटे होंगे। ध्यान दीजिएगा, घनत्व अगर अधिक है तो अणु, घना जंगल है तो अणु सटे सटे होंगे, और अगर घनत्व कम है तो अणु हटे हटे होंगे। अब अगर यहां पर हम आते हैं तो एकदम सिंपली ठोस, द्रव, गैस हमको नहीं पढ़ाने की जरूरत है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, बउआ वाला चीज है, सब जानता है। एकरा में कहेंगे आयतन तो निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, इसमें कहेंगे आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। ये सब पूछता नहीं है, पूछता जो है उस पर चर्चा हम लोग यहां करेंगे। और डिफिनेशन भी हमने लिख दिया है, सब जानता होगा, इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। लोहा ले लो, पत्थर ले लो, कोयला ले लो इत्यादि। एक लाइन हम लिख दिया ऐसे ही तुम लोगों के लिए। लिक्विड, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का स्थान ग्रहण कर लेगा। पानी, दूध वगैरह ये सब बउआ वाला चीज है। इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील है। कोल गैस वगैरह वगैरह ये सब नहीं पढ़ाएंगे हम तुमको। यहां आ जाओ इस टॉपिक पे जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी हुआ करता था, इससे सवाल पूछा जाता था, लेकिन अब इसको एक स्टेप और बढ़ा के पूछा गया। प्लाज्मा की बात करता है। प्लाज्मा की बात क्या करता है? कहते हैं ठोस, द्रव, गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते और घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में हम लोग अरेंज कर लेंगे। हमको ये बताइए सर, गतिज ऊर्जा नाम सुने हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसमें गति के कारण जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा होगी। इट इज वेरी सिंपल। गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे हम कौन ऊर्जा कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक लाइन का बात है। तो सर अगर गति किसमें ज्यादा होगी, गति किसमें ज्यादा होगी, तो आप गौर से देखिएगा तो गैस के कण, ठोस के कण है, ये ठोस है, ये हिलेगा। अगर हम ठोस की बात करें, इसके एक भी कण हिलते डोलते नहीं है।
इसके एक भी कण हिलते डुलते नहीं है। लेकिन वही अगर आप लिक्विड की बात करोगे, ये लिक्विड है, अगर ये लिक्विड है, लिक्विड के कण हिलते डुलते हैं, इसमें गति होती है। अब गैस तो तुम समझ ही रहा होगा भाई मेरे, भयानक हिलते डुलते हैं। तो जहां पर इसके कणों में गति नहीं है तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, लगभग जीरो होगी। और अगर हम लिक्विड की बात करें, उसके कण में थोड़ी बहुत गति होगी, तो हम कहेंगे कि उसमें गतिज ऊर्जा कम है। मिलते हैं सर ब्रेक के बाद, ठीक ना। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अणुओं में बहुत ज्यादा गति होती है, गैस के अणुओं में बहुत ज्यादा गति होती है, तो कहेंगे गतिज ऊर्जा ज्यादा है। तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा, गैस का घनत्व, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक स्थान, प्रत्यास्था, स्वसंजक बल और विसरण, इस सारे पैरामीटर्स पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चलते हैं सर गतिज ऊर्जा में। तो गैस की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गति होती है। द्रव की उससे कम होती है, ठोस की तो एकदम जीरो के बराबर होती है, सबसे कम होती है। और अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व सबसे ज्यादा अणु सटा किसका होगा? ठोस का होगा, उससे कम द्रव का होगा, उससे कम गैस का होगा। सबसे कम घनत्व किसका होगा? गैस का। अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, अब गौर फरमाइएगा, अंतराण्विक आकर्षण बल की अगर हम बात करें तो ठोस में आकर्षण ज्यादा होता है, तब तो इसके अणु सटे होते हैं। द्रव में उससे कम आकर्षण होता है, तब तो हटे होते हैं। और गैस में सबसे ज्यादा हटे होते हैं, इसीलिए तो आकर्षण सबसे कम होता है। अगर आप बात करोगे अंतराण्विक स्थान की, तो चूंकि गैस के कण हटे होते हैं तो स्थान ज्यादा होता है, द्रव के कण उससे ज्यादा सटे होते हैं, स्थान कम होता है। और सबसे कम ठोस का होता है, अगर साफे सटल रहता है। अब देखो, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, लचीलापन, बताओ लचीलापन सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में, द्रव में, और उससे कम किसमें? गैस में। इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। स्वसंजक बल, स्वसंजक बल होता है समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। तो बताओ सबसे ज्यादा अपने अणुओं के बीच बल एकदम तगड़ा किसके बीच लगेगा? ठोस के बीच। उससे कम द्रव के बीच, सबसे कम गैस के बीच लगता है, तब ना हटे होते हैं। और उसके बाद हम आते हैं विसरण। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है सर? डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। विसरण का यहां पर एक गुण हम मान सकते हैं, चला, फैलना। एकदम आराम से, अभी समझने में दिक्कत होगी, हम फिर से समझाएंगे। विसरण मतलब फैलना। सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? गैस, उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस। लेकिन ये तुमको समझने में दिक्कत होगा, ठोस द्रव में घुस जाएगा, द्रव गैस में घुस जाएगा, गैस ठोस में घुस जाएगा। तो हम एकदम आराम से सिंपल लफ्जों में समझाते हैं, ध्यान देना। अगर हम ये ठोस के कण की बात करें, ये मान लो ठोस है, और अगर हम द्रव के कण की बात करें तो ये द्रव है, और अगर हम गैस के कण की बात करें तो ये गैस। एकदम सिंपल चला, बता, एकदम सिंपल लफ्जों में, गतिज ऊर्जा, कौन ऊर्जा चला? गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसमें सबसे ज्यादा गति होगा। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगा? जिसमें सबसे ज्यादा गति हो। और सबसे ज्यादा गति किसमें होगा? गैस में। तो चला, गैस की गति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये। उससे कम गति किसमें होगा? तो द्रव में। और सबसे कम गति किसमें होगा? चला, तो ठोस में। अब रही बात विसरण की, किसकी? चला, विसरण मतलब होता है फैलना। विसरण मतलब कथी? फैलना। बता सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? तो सबसे ज्यादा चला गैस फैलेगा, उससे कम द्रव फैलेगा, और सबसे कम फैलेगा ठोस। ठोस फैलता है क्या? लेकिन सबसे ज्यादा गैस फैलता है, नहीं फैलता है। सबसे उससे कम द्रव, ठोस तो साफे नहीं फैलता है। अब अगर हम आते हैं, चला, ठोस, द्रव और गैस की बात अगर हम करें, उसके बाद हम आते हैं गैस में, तो आपका हो जाएगा विसरण हो गया, अंतराण्विक स्थान हो गया। ध्यान देना, अंतर आणविक, एकदम आराम से, स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा गैस में होगा। देखो स्थान सबसे ज्यादा यहां होगा गैप, उससे कम, उससे ज्यादा, उससे कम होगा यहां, और सबसे कम होगा यहां। ध्यान देना, अंतराण्विक स्थान की अगर हम बात करें तो अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में। देखो इतना स्थान हो, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं दो अणुओं के बीच की दूरी। उससे कम यहां होगा, सबसे कम यहां हो, तो अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो गैस में होगा। उससे कम द्रव में होगा,
और सबसे कम किसमें होगा? ठोस में होगा। अब देखो, अगर हम फिर से बात करें, ध्यान देना, अगर हम बात करें, ये तीनों तो समझ गए होंगे सर, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में, क्योंकि गैस के अणुओं में ज्यादा गति होता है। लेकिन इस पर और हम सवाल करेंगे, इन्हें पूछता है, अब एक स्टेप और बढ़ गया है क्वेश्चन। अगर हमको कहेगा विसरण, तो कहेंगे विसरण, अच्छा फैलने का गुण, तो सबसे ज्यादा गैस फैलेगा, उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस, उससे कम ठोस। फिर कहेगा अंतराण्विक स्थान, तो अंतराण्विक स्थान कहेगा सबसे ज्यादा केकरा बीच में स्थान होता है? तो गैस के बीच में होता है, उससे कम द्रव के बीच में होता है, सबसे कम ठोस के बीच में होता है। अब देखो, थोड़ा सा और लेते हैं, चला एकदम आराम से, धीरे धीरे समझ में आएगा, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़ 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 गड़बड़। ध्यान देना, अगर हम बात करें कि आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण, सबसे ज्यादा आकर्षण जगह होगा, अगर मजबूती उतना ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा आकर्षण तब होगा जब अणु सटा सटा होगा, करते एक अणु यहाँ एक अणु वहां है। तो अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा ठोस में, उससे कम होगा भाई मेरे द्रव में, और सबसे कम होगा गैस में। पढ़ाई एक तपस्या है चला, जिसको तुमको करना है, ध्यान देना। और अगर हम स्वसंजक बल की बात करें, किसकी बात करें? स्वसंजक बल। स्वसंजक बल भी एक प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल है, जिसका अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा। इसका मतलब बल जो है स्वसंजक मतलब समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ठोस का, क्योंकि इसके अणु सटे सटे हैं। उससे कम द्रव का, उससे कम किसका? गैस का। सबसे ज्यादा किसका? ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम, सबसे कम आकर्षण किसमें होगा? गैस में। अब आ जाओ तुम यहां, कहते हैं प्रत्यास्थता की बात करेंगे हम लोग। आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिजिक्स में आपको टीचर पढ़ाए होंगे, नहीं तो हम पढ़ाएंगे, तो हम आगे पढ़ाएंगे। फिर से देखो, अब घनत्व तो तुम जानिए रहा है, चला घनत्व सबसे ज्यादा, घनत्व बताओ किसका होगा? घनत्व सबसे ज्यादा बता किसका होगा? घनत्व सबसे ज्यादा घनियाली है ना रे, क्योंकि सटे सटे हैं, तो घनत्व सबसे ज्यादा हो जाएगा ठोस में, उससे कम हो जाएगा द्रव में, और सबसे कम हो जाएगा घनत्व किस में? गैस में। ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। अब ध्यान देना कि ठोस में सबसे ज्यादा घनत्व तो इसलिए होगा क्योंकि इसके अणु सटे सटे हैं, द्रव में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम होगा। एक बार अब आ जाओ फिर से अपने टॉपिक पर। कहता है गतिज ऊर्जा, एकदम आराम से चला। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगा? क्योंकि इसमें गैस में, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। घनत्व, घनत्व मतलब अणु सटे सटे, अणु सटे सटे सबसे ज्यादा ठोस में होंगे, उससे द्रव में, और सबसे दूर होंगे गैस में। अंतराण्विक आकर्षण बल, और आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होगा, चला क्योंकि इसके अणु सटे सटे हैं, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। अंतराण्विक स्थान, स्थान तो चला गैस में ज्यादा होगा क्योंकि अलग अलग होते हैं, ज्यादा स्थान होगा, तो गैस में ज्यादा, द्रव में उससे कम, ठोस में सबसे कम। फिर कहता प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता में अलग से सर आप पढ़े होंगे फिजिक्स, तो वहां पढ़ाए होंगे गुरुजी, ठोस, द्रव और गैस की इसी ऑर्डर में होती है, आगे हम बात करेंगे। वैसे स्वसंजक बल मतलब समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, तो बल तो सबसे ज्यादा ठोसे में लगेगा क्योंकि एकदम चिपका हुआ रहता है, उससे कम द्रव, गैस के अणु तो हटे हटे होते हैं, इसमें सबसे कम होगा। उसके बाद है विसरण। विसरण मतलब चला डिफ्यूजन। विसरण होता है सबसे ज्यादा गैस में। विसरण का मतलब एक लाइन का मतलब है फैलना, वैसे इसको हम और ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ाने वाले हैं इसी चैप्टर में। फैलना, फैलना सबसे ज्यादा होता है गैस का, उससे कम होता है द्रव का, सबसे कम होता है ठोस का, क्योंकि गैस सर हम लोग छोड़ते हैं, सबसे ज्यादा फैलता है। अब आ जाओ चला इधर, लेकिन इससे एक और हम इसको फिर से पढ़ाएंगे थोड़ा सा, लेकिन आपको धीरज धरना होगा। ठोस, द्रव और गैस, ध्यान दीजिएगा सर, ठोस, द्रव और गैस के अलावे पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव और गैस के अलावे पदार्थ की कितनी और अवस्थाएं हैं? तो कहेंगे दो और अवस्थाएं हैं, एक है प्लाज्मा अवस्था, एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव और गैस के अलावे पदार्थ की दो और अवस्थाएं, कौन कौन? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जिसमें ये जो प्लाज्मा अवस्था है चला, ये कहते हैं ये सबसे ज्यादा तापमान वाला अवस्था है, यही अब पूछ रहा है बोर्ड। प्लाज्मा अवस्था सबसे अधिक तापमान वाला अवस्था है। ठोस को गर्म करोगे द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करोगे गैस बनेगा, गैस को गर्म करोगे तो प्लाज्मा बनेगा। अब इस अवस्था का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अब देखो, सूर्य और तारों का तापमान जो है प्लाज्मा अवस्था के कारण है,
क्वेश्चन 100 बार पूछा हुआ, क्योंकि ये महत्तम तापमान है। तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। तारों की ऊष्मा किसके कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अब ध्यान देना, यह पदार्थ की कईवीं अवस्था है? तो कहेंगे ठोस द्रव गैस के बाद यह चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना होता है? तो कहेंगे 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य और तारों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य और तारों की ऊष्मा या ऊर्जा किस अवस्था के कारण होती है? तो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। ध्यान देना, हम कहेंगे सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण होती है? तो कहेंगे प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इस पर अभी खोज चल ही रहा है, इसकी कोई प्रमाणिकता अभी तक सही तरीके से बुक्स वगैरह में नहीं आई है। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं। पदार्थ भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ के 3 अवस्थाएं 3 प्रकार से बांटा गया। आप गौर से देखिएगा, देखिए पदार्थ किसको कहते हैं? जो स्थान छेदता हो, जिसमें भार हो। मेरा क्लास सर तब समझ में आएगा जब आप लास्ट तक बने रहते हैं, तो पूरा क्लास देखने के बाद आपको सर समझ में आएगा कि मास्टर बाप पढ़ाना क्या चाहता था। और ये साइंस है सर, एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ने का चीज है और धीरे धीरे समझने का चीज है। कहते हैं पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ सर कहते हैं जो स्थान छेदता, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसको हम टच मी कर सकते हैं, पदार्थ है। मन पदार्थ नहीं है, उसको टच कर सकते हैं क्या? काल्पनिकता पदार्थ नहीं है, उसको टच नहीं कर सकते, तो वो पदार्थ नहीं है। अब कहते हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण किया गया, रासायनिक वर्गीकरण किया गया। पहले हम लोग भौतिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। पहले पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण 3 प्रकार का था, एक ठोस था, एक द्रव था, एक गैस था। लेकिन अब पदार्थ को इस 3 के अलावे 2 और अवस्थाओं में लाया गया। एक है प्लाज्मा, दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था है। अब ध्यान देना, कहते हैं हमने कहा ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कण आप देख रहे हो सटे सटे, द्रव के कण उससे हटे हटे, गैस के कण सबसे ज्यादा हटे हटे। अब आइए सर नेक्स्ट में, कहता है ठोस, ये सब जानता है, चला ये डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। अब यहां अगर हम आते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस की, उससे कम द्रव की, उससे कम ठोस की। और अगर घनत्व की बात करें, घनत्व सबसे ज्यादा होता है चला ठोस का, उससे कम द्रव का, सबसे कम होता है गैस का, क्योंकि सबसे ज्यादा कण सटे सटे ठोस के होते हैं। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस की क्यों होती है? क्योंकि इसमें गति सबसे ज्यादा होती है। किसके कणों में गति ज्यादा होगी? गैस में कि द्रव में कि ठोस में? तो कहेंगे गैस में सबसे ज्यादा होती है। और कहेगा घनत्व तो किसका ज्यादा होगा? तो कहेंगे भैया ठोस के कण सबसे ज्यादा घनियाल रहते हैं, सटल सटल रहते हैं। अंतराण्विक आकर्षण, आकर्षण सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। और अगर हम बात करें अंतराण्विक स्थान की, तो सबसे ज्यादा स्थान गैसों के बीच होता है, उससे कम द्रव में। ठोस के कण तो एकदम सटे सटे होते हैं। प्रत्यास्थता, इस पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। श्वसनजक बल यानी अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। और अगर हम बात करें विसरण की, विसरण मतलब जो फैलने का गुण है, विसर्जित करने का गुण है, वो सबसे ज्यादा गैस में होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फैलेगा, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस में होता है। अब देखिए ये जो प्लाज्मा अवस्था है, हमने कहा आपको प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या अवस्था है? चौथी। और इस अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सूर्य और तारों की जो ऊष्मा है इस सबसे अधिक होती है, और ये किस अवस्था के कारण होती है? तो कहेंगे प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। बहुत बार का पूछा हुआ पॉइंट है कि सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण होती है? तो कहेंगे प्लाज्मा अवस्था के कारण। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है कि जहां जहां आपने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा आपके चला एनटीपीसी के में जो क्वेश्चन का ट्विस्टिंग किया है, यहां गैस से भी ज्यादा गतिज ऊर्जा, ये गैस की सबसे ज्यादा होती है हमने आपको कहा, लेकिन गैस से भी ज्यादा गतिज ऊर्जा प्लाज्मा की होती है। प्लाज्मा अवस्था का जो गतिज ऊर्जा होता है वो गैस से भी ज्यादा होता है। क्यों? आप गौर से देखिए, ज्यों ज्यों वो ठोस है, अणु सटे सटे हैं, द्रव है, अणु हट गए, गैस है और हट गए, अब प्लाज्मा है तो और ज्यादा हट जाएंगे। जैसे अगर ये मान लीजिए आपका सॉलिड है और ये लिक्विड है, ये गैस है और ये प्लाज्मा है, यानी ये अगर सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है और ये प्लाज्मा है, तो आप गौर से देखिएगा यहां कण एकदम सटे सटे होंगे। लिक्विड में कण ऐसे हटे हटे होंगे, गैस में कण ऐसे हटे हटे होंगे, और अगर आप जाइएगा प्लाज्मा में तो ये कण यहाँ, ये कण वहां, ये कण वहां मिले, यानी इसके अणु और ज्यादा फ्री होते हैं। अब सर
नेक्स्ट लेवल में जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, उससे कम गैस में होता है, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में होता है। जहां जहां आपको यहाँ गैस सबसे कम है तो यहाँ उससे कम भी प्लाज्मा में होगा। अगर यहाँ गैस सबसे कम है तो उससे कम प्लाज्मा में होगा, और अगर यहाँ गैस सबसे ज्यादा है तो इससे भी ज्यादा प्लाज्मा में होगा, और अगर यहाँ गैस सबसे कम है तो इससे भी कम प्लाज्मा में होगा, और अगर यहाँ गैस उससे भी कम है तो उससे भी कम प्लाज्मा में होगा, और यहाँ गैस सबसे ज्यादा है तो इससे ज्यादा हो जाएगा प्लाज्मा में। एक लाइन का बात देखिए हम क्या किए, गैस अगर सबसे ज्यादा है तो इससे भी ज्यादा प्लाज्मा में, और गैस अगर सबसे कम है तो इससे भी कम प्लाज्मा में, और अगर गैस यहाँ सबसे कम है तो इससे भी कम प्लाज्मा में, गैस अगर ज्यादा है तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा में, और गैस अगर कम है तो इससे कम प्लाज्मा में, गैस अगर कम है तो इससे कम प्लाज्मा में, और गैस अगर ज्यादा है तो गैस से भी ज्यादा प्लाज्मा में विसरण होगा। एक मिनट होल्ड ऑन, लिखना मत। तुमको जो क्वेश्चन भाई मेरे पूछ रहा है वो एक ही पूछ रहा है प्लाज्मा पे, गतिज ऊर्जा। कहेगा गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है, ठोस में कि द्रव में कि गैस में कि प्लाज्मा में? तो लड़का तो रट के जाता है गैस। अब मामला हो गया है गड़बड़। अब क्वेश्चन पूछता है प्लाज्मा में। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? प्लाज्मा में। अब क्वेश्चन क्या पूछता है सर? प्लाज्मा में। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, जैसे जैसे हम लिखाए हैं वैसे वैसे ही। आपके पास सर पीडीएफ नहीं होगा, पीडीएफ का आपने प्रिंट ही नहीं करवाया होगा, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपके पास बुक भी पहुंचा देंगे। मे भी 2 दिनों के अंदर बुक हम फाइनल कर देंगे, और 2 से 3 दिन लगेगा उसको छपने में, 1 से 2 दिन में फिर बुक आपको मिलने लगेगा। ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर तक ही दिक्कत है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। हो गया? तो सर अगर आपको गतिज ऊर्जा पूछेगा ना, तो गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा होगा? प्लाज्मा में। गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा होगा? प्लाज्मा में। उससे कम किसमें होगा? गैस में। उससे कम द्रव में। उससे कम किसमें होगा? ठोस में। तो अब देखिए सर आपका लेवल कहां जा रहा है। तो सर एक लाइन का बात है, आप किसी पर भी डिस्कस कर लो ना, सहसंजक बल सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, सबसे कम प्लाज्मा में होगा। यानी गैस के जस्ट बगल में प्लाज्मा को सब जगह अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट में डाल लेना है। अगर बनना है रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी, ग्रुप डी हम पूछा है, मामला बहुत गड़बड़ है, ठीक ना? तो आपको इस नहीं विश्वास, हमरा पे विश्वास नहीं है तो सर क्वेश्चन जाके देख लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। और एक चीज और सर, जो अब हम क्या कर रहे हैं कि आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी डिस्कशन हो उसकी भी बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन डिस्कशन का अलग से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हम। सर अब क्या किए हैं कि जो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये तो सर आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हर गैस के बाद प्लाज्मा डाल देना है। जो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आप यहां मेरा क्लास कर रहे हैं तो अब हमने जो बच्चे हमारे ऐप पे रजिस्टर्ड हैं उनके लिए हमने एक ऐसा काम किया है जिससे बच्चों को जो मेरे ऐप पे रजिस्टर्ड है उनको 10 गुना ज्यादा फायदा हो। जो लोग अभी मेरा क्लास कर रहे हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का, उनको हम 10 गुना ज्यादा लाभ देने वाले हैं, और उसका कोई फी नहीं लेने वाले हैं। आप बोलिएगा मास्टर साहब कैसे? तो सर उसके लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले तो सर आप लाइव आना शुरू कर दीजिए। जो लोग लाइव नहीं आ पाते हैं या आप सोचते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, वो कितना देखेंगे हमको बहुत अच्छे से पता। पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि हमको अपने नियमित समय पर लाइव आके सर का क्लास करना है। आप लाइव नहीं भी आइएगा तो ऐसा नहीं है कि सर हमसे पैसा आप ले लीजिएगा, हमको पैसा उतने मिलना है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि लाइव आने से क्या होता है ना, मेंटली आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हम जो है पढ़ रहे हैं और सर हमको पढ़ा रहे हैं, और उससे क्या होता है आप 30 से 35% ज्यादा सीख पाते हो। आपको ये अभी नहीं पता चलेगा, जब 70 नंबर आएगा और 71 वाला रिजल्ट लेके जाएगा तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि हमने लाइव नहीं आकर के रिकॉर्डेड वीडियो कभी देखा कभी नहीं देखा, जिसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं। तो आपको अब क्या करना है सर कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, जैसे आपने केमिस्ट्री का मान लीजिए या फिजिक्स आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का अब ये मैं क्लास ले रहा हूं 7:30 बजे से 7:30 बजे शाम में टेस्ट डिस्कशन का
और 9 बजे सुबह में न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिजिक्स हमसे पढ़ रहे हैं, तो जो चैप्टर यहां चल रहा है वही चैप्टर में यहां उसी का क्वेश्चन उल्टा पुल्टा जितना है उसको मैं यहां सेट कर रहा हूं, ताकि वो बच्चे जो हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए हैं उनको सीधा लाभ हम पहुंचा सके और अन्य बच्चों को तो लाभ पहुंचा ही सके। जो बच्चे केमिस्ट्री मेरे यहां पढ़ रहे हैं अभी, तो आज जो मैंने पढ़ाया, तो आज के क्लास से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कल परसों जो मैंने पढ़ा दिया है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सेम काम हम फिजिक्स में कर रहे हैं। जो बच्चे हमसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर वो पहला चैप्टर हमसे पढ़ रहे हैं, तो जब टेस्ट में अब हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, वो पहले चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। जितने उल्टे पुल्टे क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर से हम डाल देंगे। 10 क्वेश्चन हम ऐसा डालेंगे, वो इन बच्चों को जो हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको सीधा लाभ होगा। यहां से 10 क्वेश्चन उन्हीं के टॉपिक से रिलेटेड होगा। 8 से 10 क्वेश्चन, 7, 8, 10 ऐसा करके डालें उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। उससे क्या होगा, थ्योरी हम यहां पढ़ेंगे, टेस्ट आप दोनों क्लास का टेस्ट आप मार लो 7:30 बजे। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आपको सर लाइव आना होगा। अगर आप लाइव नहीं आते हैं तो मामला ये होगा कि सर आपको 30 से 40% का लॉस होगा। आप कहिएगा क्यों, हमको सर उससे फायदा नहीं, आप अभी देखो, कल देखो, परसों देखो, उससे हमको क्या मिल जाएगा। लेकिन सर अगर आप लाइव आके पढ़ते हैं तो आप मेंटली एक सेटअप बनाते हैं कि हमको सर पढ़ा रहे और हम पढ़ रहे, हमेशा देखें चला। आपका रिजल्ट में ये 30 से 35% ऐड कर देगा। अगर मम्मी पापा के लिए कुछ करना है तो आपको ये हर हाल में करना चाहिए। और 9 से 10 जो न्यूमेरिकल की बात है, तो जो बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं, जिस दिन उस टॉपिक, आपका टॉपिक हम खत्म करेंगे, अगले दिन वहां पर न्यूमेरिकल भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल चल रहा है, लेकिन अगले हम वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड स्केलर पढ़ा देंगे, तो वो दोनों का न्यूमेरिकल हम लेके आएंगे। तब बोलेंगे कि वहां आके पढ़ लो। तो आपको क्या मिला देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। जो अभी आपके साथ क्या है, आपने थ्योरी पढ़ा नहीं है तो आपको क्वेश्चन बन नहीं रहा है। लेकिन सर हम क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर यहां पढ़ा रहे हैं उसी का यहां प्रैक्टिस भी करवा देंगे। 7:30 बजे लाइव आकर आप उसको पढ़ सकते हैं। आप देखिएगा कि आज जो आपने पढ़ा है उसी का उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आपको सामने दिख जाएगा, चाहे फिजिक्स में पढ़े हो चाहे केमिस्ट्री में पढ़े हो। लेकिन कंडीशन एक ही है सर, आपको लाइव आना होगा और लाइव आके पढ़ना होगा। कहां आपको लाइव आना है, एसके झा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप शाम 7:30 बजे हमसे मिल सकते हैं टेस्ट और डिस्कशन के लिए। और जो अभी पढ़ा रहे हैं ना उसी का क्वेश्चन रहेगा, जो कल पढ़ाए हैं ना उसी से क्वेश्चन रहेगा, जो सुबह पढ़ाए हैं ना उसी से क्वेश्चन रहेगा 7 से 8। और उल्टा पुल्टा रहेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आप देखिएगा तो आपको लगेगा सब ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा जो पूछा हुआ है, तो आपका दोनों डबल फायदा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई, आपको लाइव आकर ही पढ़ना होगा, तभी फायदा होना है। रिकॉर्डेड वीडियो चला कोई देखता नहीं है, हमको पता है कितना देखता है। ई क्लास का देखा, उसका छोड़ दिया। अगर पापा मम्मी के लिए कुछ करना है चला, तो थोड़ा ही करना होगा, हर हाल में ही करना होगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं ना, वक्त तू बर्बाद न कर, वक्त तुझे बर्बाद कर देगा। तो इसके लिए तेरे को अडिग होना होगा। और जितने भी क्लासेस तुम करते हो लाइव आके ही पढ़ो, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। क्योंकि चला तो 30 से 40% का डेली नहीं तो नुकसान हो रहा है। अब सोच लो तुमको क्या करना है। आज शाम में मैं आज का क्लास का सारा सेटअप तैयार कर दिया हूं। 7:30 बजे शाम में टेस्ट में, डिस्कशन में आपका 7 से 8 क्वेश्चन होगा। सुबह मैंने जो फिजिक्स पढ़ाया, अभी मैं जो केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिएगा। अब आते हैं सर, यहां कहते हैं गति ऊर्जा किसका ज्यादा होगा, तो अब सर गति ऊर्जा वो जमाना चला गया जब गैस का कहता था सबसे ज्यादा होगा। अब कहता नहीं, अब प्लाज्मा का सबसे ज्यादा होगा। इसी का मेनली अगर देखिएगा ना सर, तो सिर्फ गतिज ऊर्जा पूछा है, ज्यादा आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा पूछा है गतिज ऊर्जा, ये घनत्व वगैरह नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा गतिज ऊर्जा पूछेगा, और गति ऊर्जा कहेगा किसका ज्यादा होता है, तो गैस मिल गया तो ई मार देना, और नहीं मिला तो ई रहेगा, तो ई रहेगा तो गैस को नहीं मारना है, प्लाज्मा को मारना है। किसको मारना है सर, प्लाज्मा अवस्था को आंसर मारना चाहिए। और जब आप वहां पर सर लाइव आइएगा तो आपको सर जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा बच्चे लाइव साइंस में देखने के लिए हमारे चैनल पे ही आते हैं। इसके लिए मैं बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सर कुछ अच्छा ही देंगे। वो 8 क्वेश्चन के अलावा भी जो 12 क्वेश्चन होगा वो आपका दम निकाल देगा। आप आके देखिए, 100 प्रीवियस ईयर होगा। लेकिन सर आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान जो आपसे होता नहीं है, एकदम बोरा में जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। अब आते हैं सर ठोस द्रव के अलावा एक प्लाज्मा अवस्था हो गया।
एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। प्लाज्मा अवस्था आपके सामने या पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, बाद बाकी कुछ नहीं पूछता है। आइए, वो गति ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस नहीं देगा तो प्लाज्मा मारेंगे। सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के कारण। अब यहां पे सर पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, आज यहां से भी क्वेश्चन सेट है, ठीक ना, लेकिन कुछ उल्टा है। जो यहां बता रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे सर, और दोनों मिला के सरिया के जाएगा, ठीक ना। कहते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। चला रे, पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। कितने प्रकार का परिवर्तन होता है? अगर हम परिवर्तन की बात करें, दिमाग हिल जाएगा। एक बार शाम में आना तो तेरा पता चलेगा। भौतिकी रासायनिक अभी जो पढ़ा रहे हैं ओकरे क्वेश्चन डालेंगे। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। चला, कौन कौन परिवर्तन? एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है भाई मेरे रासायनिक परिवर्तन। एक होता है कौन? भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, भौतिक परिवर्तन चला एकरा में झोल झाल नहीं करना है। कहेंगे मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। की कहेंगे? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। आप कहेगा ये क्या है सर? मतलब अगर कोई एक रूप से दूसरे रूप में बदला फिर वही मिल गया तो हम कहेंगे भौतिक। मिल गया और ना मिला, एक रूप से दूसरे रूप में बदला फिर से नहीं मिला तो रासायनिक। हम यहां देखो एकदम सिंपल मारेंगे, मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए भौतिक परिवर्तन और ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, यही ना मामला है। मिल जाए वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक। जैसे तुम खा लिया, खा के लेटरिन कर दिया, जिसको तुम हगना कहते हो बिहार, तो खा के तुम लेटरिन कर दिया तो लेटरिन से फिर रोटी मिलेगा? मिल जाएगा? मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। ओकरा फिर से पकाना पड़ेगा। उपाय तो यही ना है, खा के तुम लेटरिन कर दिया अब फिर से ओकरा से रोटी बनाएगा तो एक उपाय है, ओकरा सान लो, सान के बेल लो, फिर से थोड़ा रोटी मिल जाएगा। इसका मतलब रोटी से गुण, तो फिर गुण से रोटी नहीं मिलेगा। यानी जो लोग गुण नहीं समझ पा रहे हैं, रोटी से लेटरिन, लेटरिन से फिर रोटी नहीं मिलेगा तो ना मिले, तो ना मिले तो रासायनिक। अब पानी बर्फ बन गया, पानी बर्फ बन गया, अब बर्फ पानी बन जाएगा तो मिल गया तो भैया भौतिक परिवर्तन। लेकिन कुछ लड़का कहता है सर अगर मकई खा लेंगे तब तो लोहे खा लो। अरे चला, मकई लोहा खा लेगा तो नो परिवर्तन, जैसा खाएगा वैसा निकाल लेगा, यही ना होगा। हम कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं। अब बहुत आदमी ऐसा है कि खा के लेटरिन कर देता है, देखता है क्या क्या किए, मकई है, वो दाल है, चना है, तुम अपना मिला लो कि तू की खाया है। क्वेश्चन में नहीं देगा कि मकई खा के हगना, क्वेश्चन देगा कि खाना को पचा देना, भौतिक की रासायनिक। कहेंगे खाना को पचा देना भौतिक परिवर्तन, सॉरी रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि फिर से रोटी नहीं मिलेगा। तो मिल जाए वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक। अब देखो चला, कहेगा मोमबत्ती जल गया। अब एक एग्जांपल में चलते हैं। अब ये मिल जाएगा, तो मिल जाएगा मतलब ये स्थायी परिवर्तन है? नहीं, ये अस्थायी परिवर्तन है। मतलब अस्थायी रूप से बदलता है, फिर से वहीं आ जाता है। ये ना मिलेगा, एक बार रोटी गुण हो गया फिर गुण रोटी नहीं होगा, इसका मतलब ना मिलेगा, मतलब स्थायी रूप से बदल जाएगा, रोटी गुणे रहेगा। इसको हम कहते हैं चला अस्थायी परिवर्तन। कौन परिवर्तन कहते हैं? इसको हम कहते हैं चला स्थायी परिवर्तन। ध्यान देना, मिल जाएगा वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक। तो मिल जाएगा तो अस्थायी रूप से बदला, लेकिन ना मिलेगा, रोटी गुण हो गया फिर गुण रोटी नहीं होगा, तो स्थायी रूप से बदल गया। इसको कहते हैं स्थायी परिवर्तन। ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिक, मिल जाए वो क्या? भौतिक, मिल जाए वो क्या? भौतिक, ना मिले वो क्या? रासायनिक। आज इस पर भी क्वेश्चन हम सेटिंग मारे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जब देखेगा तो दिमाग हिल जाएगा। करना है आपको हर हाल में चला, साइंस के लिए 5 घंटा टाइम निकालो,
3 साढ़े 3 घंटा तुम हम पढ़ाते हैं, उसके अलावा 1.5 घंटा तो रिवीजन कर लेगा, काफी है। जितना पढ़ाते हो उतने रिवीजन कर, बाद बाकी कुछ नहीं करना। 5 से 6 घंटा मैथ में तुम लगभग बच्चों का अच्छा है क्योंकि बहुत पढ़ा होगा तुम लोग मैथ, और 4 घंटा तुम मैथ को दो, 3 घंटा तुम रीजनिंग को दो, 2 घंटा तुम इसको दो, करंट अफेयर्स को, तो तुम्हारा काम होगा। अगर साइंस कमजोर है, साइंस अगर अच्छा है तो 4 घंटा इसको दो, 5 घंटा मैथ को दो, तो मैथ भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। अपने हिसाब से जो पेपर कमजोर है, जो मजबूत है, उसमें दो। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थों में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, एक है भौतिक परिवर्तन, एक है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? चला कहते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है? यह एक अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि बदलता है फिर वही मिल जाता है, अस्थायी नहीं है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। जैसे पानी बर्फ बनता है, बर्फ फिर पानी बन जाता है, पूर्वावस्था में आ जाता है, इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यह कैसा है? तो अस्थाई है। क्यों अस्थाई है? क्योंकि सही है भैया, पानी बर्फ बनता है, बर्फ फिर पानी बन जाता है। अस्थाई कौन होता? जैसे रोटी लेटरिन बन गया, लेटरिन फिर रोटी नहीं बन सकता, वो अस्थाई रूप से परिवर्तित हो गया, इसलिए उसको हम अस्थाई कहेंगे, दैट इज रासायनिक परिवर्तन। अब कहता है रासायनिक परिवर्तन, कहता है यह अस्थाई है क्योंकि रोटी गेहूं बन गया, गेहूं फिर रोटी नहीं बनेगा, तो यह अस्थाई परिवर्तन है। इसे परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ सकता है। मतलब एक बार बदल गया फिर पुनः अपनी अवस्था को नहीं धारण करेगा, यानी ना मिलेगा वो रासायनिक है, मिल जाएगा वो भौतिक है। मिल जाए वो क्या है? भौतिक है। और ना मिलेगा वो क्या है? रासायनिक है। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। ना मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अब मिल जाएगा तो अस्थाई है, और नहीं मिलेगा तो अस्थाई है। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का जो एग्जाम्पल है उस पे आते हैं। चला, क्या एग्जाम्पल है? हमको ही बताओ। भौतिक परिवर्तन तो हम क्या बोले? मिल जाए। रासायनिक परिवर्तन तो हम कहेंगे ना मिले। ना मिले। भौतिक परिवर्तन तो हो गया मिल जाए, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे ना मिले। अब बता, CO2 से सूखी बर्फ का बनना, फिर बर्फ से CO2 बन जाएगा आपका, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती पिघल जाएगा, तो मोमबत्ती पिघल जाएगा तो फिर मोमबत्ती नहीं मिलेगा, लेकिन मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर से मोमबत्ती नहीं मिलेगा। मोमबत्ती अगर जल जाएगा तो ना मिलेगा, ना मिलेगा तो रासायनिक। मोमबत्ती पिघल जाएगा तो मोमबत्ती मिलवे करेगा, भौतिक। मक्खन का खट्टा होना, मक्खन खट्टा हो जाएगा, फिर से सर मक्खन नॉर्मल स्टेज में आ पाएगा क्या? एकदम नहीं आ पाएगा, वो खराब हो गया, तो कहेंगे भैया रासायनिक परिवर्तन है, ना मिले। अगरबत्ती जल जाएगा, फिर से मिलेगा, ना मिले तो रासायनिक। खाना पच जाएगा, फिर से खाना मिलेगा क्या? ना मिले, रासायनिक। कहते हैं लकड़ी का जलना, यानी ईंधन का जलना, तो लकड़ी जल जाएगा, फिर से लकड़ी मिलेगा क्या? ना मिले, रासायनिक। यहां आ जाओ, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, मिल जाएगा, भौतिक है। पानी का वाष्प बनना, वाष्प फिर ठंडा होकर पानी बन जाएगा, मिल जाएगा, भौतिक है। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, तो चीनी या नमक का पानी में जैसे मिश्रण होगा, चला फिर से उसको तुम मिश्रित कर दो, अब पानी को जला दो, फिर से चीनी मिल जाएगा, तो ये मिल जाए वो भौतिक। मिल जाए वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक। अब देखो, इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। कहता है शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हम आगे पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता है ठोस का सीधे गैस में बदल जाना, ठोस का सीधे किसमें बदल जाना? गैस में बदल जाना। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन कहलाता है। तो ये आपका यहां आ जाएगा। कपूर का कपूर का जलना जो है, कपूर का जलना क्या है? भौतिक की रासायनिक? कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसी को यहां लड़का इसको रासायनिक परिवर्तन मार देता है, जो कि गलत है। कपूर अगर जल गया तो ये वाष्प बनता है, और वाष्प फिर ठोस बन सकता है, इसलिए कपूर का जलना हम लोग यहां रखेंगे। ये सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन जितना भी है वो सारा का सारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कपूर का जलना, यहाँ पर लड़का अधिकतर मिस्टेक करता है, लेकिन सर आप जानिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि कपूर का जो जलना है, ये आपका कपूर का जलना जो है ये ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? चला,
ऊर्ध्वपातन, जिसको आप सब्लिमेशन कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन हम आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक है हमारा, धीरे धीरे चला भी, ऐसा नहीं कि 2 क्लास में तो केमिस्ट्री के ना बन जाए। तो कहते हैं कपूर का जलना ये सब्लिमेशन है, ठोस से गैस में बदलेगा, गैस फिर ठोस में बदलेगा। रेत का पानी में घुलना, चला रेत और पानी घुल जाएगा तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा, यानी मिल जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का वैद्युतीय विघटन होगा, तो जब H2O टूटेगा H+ OH- से, फिर वही जुट के सर आपको H2O भी दे देगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मिल जाएगा। लोहे को चुंबकित करेंगे आप, फिर सर चुंबक हटा देंगे तो वो भी चुंबकित हो जाएगा, तो कहेंगे यह भी भौतिक परिवर्तन है। कहेगा लोहे पर जंग लग गया, फिर से लोहा मिलेगा क्या, ऑक्सीकरण इसको कहते हैं, नहीं मिलेगा, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। हम कहे रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या, ना मिले। लेकिन 3-4 को एग्जांपल में थोड़ा बहुत दर्द हो गया होगा कि मामला क्या होगा। कहते हैं दूध से दही का बनना, चला दूध से दही बन जाएगा, फिर दही से दूध बन जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो रासायनिक परिवर्तन है। कहेगा फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, फास्फोरस को पानी में डाल दोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, केरोसिन में डाल दोगे ना तो धुआं धुआं हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है। फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं, लेकिन जैसे आप केरोसिन में डालोगे वो धुआं धुआं हो जाएगा, आगे हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो सर अगर नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। सोडियम को पानी में डाल दो, सोडियम को डुबा के रखते हैं केरोसिन में और डाल दोगे पानी में, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो भी धुआं धुआं हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन। फिर कहता है प्लेटिनम तार का जलना, कोई भी चीज जल जाएगा सर तो ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन खाली कपूर का जलना जो है ये भौतिक परिवर्तन में आता है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन जैसे चला ये सब हम लोग क्या पढ़ते हैं, बर्फ का पिघलना कौन परिवर्तन, खाने का पचना कौन परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना कौन परिवर्तन। अब वो जमाना चला गया, अब क्वेश्चन पूछता है बताओ कपूर का जलना क्या है, अब क्वेश्चन पूछता है बताओ सोडियम को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, अब क्वेश्चन पूछता है फास्फोरस को केरोसिन में डाल देंगे तो क्या होगा। अब तो मामला चला गड़बड़ है, हम फिर से समझाते हैं, अभी तो समझा नहीं होगा, गौर से समझने की कोशिश करना। कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं 2 प्रकार का परिवर्तन है, एक भौतिक एक रासायनिक, ठीक है। अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में हम कहेंगे मिल जाए, भौतिक परिवर्तन कहेंगे मिल जाए तो भौतिक, आप कहेंगे ना मिले मतलब परिवर्तित होने के बाद ना मिले, ना मिले तो हो जाएगा रासायनिक, ध्यान देना चला, मिल जाए तो भौतिक और ना मिले तो रासायनिक। तो CO2 से सूखी बर्फ का बनना, ये बर्फ से फिर CO2 बन जाएगा, इसीलिए मिल जाएगा, इसको हाईलाइट कर लो। एक मोमबत्ती का पिघलना सब जानता है, पिघलेगा फिर मोमबत्ती मिल जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है, सब जानता है। पानी से बर्फ बनना ये भी सब जानता है चला कि पानी बर्फ बनेगा, बर्फ फिर पानी बन जाएगा, पानी से वाष्प बनेगा, वाष्प फिर पानी बन जाएगा, यानी मिल जाएगा, मिल जाएगा तो भौतिक परिवर्तन है। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण ये सब नहीं पूछता है, 1956 में पूछता था, चीनी नमक का पानी में मिश्रण, जब चीनी को नमक में घोल दोगे, पानी को नमक में घोल दो, सॉरी नमक और पानी को घोल दोगे, उसको गर्म करोगे चीनी मिल जाएगा, नहीं मारेंगे चुट्टा की, नमक और पानी को घोल दोगे और जब गर्म करोगे तो फिर से तुमको नमक मिल जाएगा, इसका मतलब मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो चला ये भी भौतिक परिवर्तन है, इसमें एक को हाईलाइट करके रखना। मक्खन खट्टा हो जाएगा, कौन सब जानता है, दूध खट्टा हो जाएगा, चला फिर से दूध मिलेगा क्या, ना मिलेगा, रासायनिक। मोमबत्ती जल जाएगा फिर से मिलेगा क्या, अगरबत्ती जल जाएगा फिर से मिलेगा क्या, खाना पच जाएगा फिर से भात मिलेगा क्या, लकड़ी जल जाएगा फिर से सर लकड़ी मिलेगा क्या, इसका मतलब ना मिलेगा, रासायनिक। सब जानता है, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक को हाईलाइट करो, ये वाला। अब आ जाओ नेक्स्ट में, कहते शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जितना भी है चला, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन कहे या कोई भी सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन अब किसको कहते हैं आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठोस का सीधे गैस में बदल जाना और गैस पुनः वो ठोस में बदल जाता है, इसलिए हम कहते हैं सब्लिमेशन का सारा एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन। तो एगो तुम क्या करो भाई मेरे, एगो तुम हाईलाइट करो इसको, एगो कपूर का जलना, फिर जलेगा गैस बनेगा, गैस फिर ठोस बन जाता है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लो। रेत का पानी में घुलना, सब जानता है रेत पानी घुल जाएगा, फिर से पानी अलग रेत अलग हो जाएगा, यानी मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये ना मिलेगा, ये चला ना मिलेगा।
अब देखो, कहता है अम्लीकृत जल का विद्युतीय अपघटन, यानी H2O जो है, H2O ये टूट जाएगा H++ OH- में, तो इसको हम विद्युतीय विघटन कहेंगे। अब फिर ये दोनों जुट के H2O बन जाता है, इसलिए मिल जाता है तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन। लोहा का चुंबकित करना, लोहा में चुंबक सटा दो, चुंबक बन जाएगा, और चुंबक हटा लो फिर लोहा बन जाएगा, तो ये भैया ये भी बहुत मिल जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लोहा पर जंग लगेगा, फिर से लोहा मिलेगा, ना मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बन जाएगा, फिर से दूध मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन। फास्फोरस को केरोसिन। अब ये दोनों पॉइंट में तुमको डाउट होगा, ये जो दोनों पॉइंट है इसमें तुमको डाउट होगा, इसको टिक कर लो, अब फिर हम समझा भी देते हैं कैसे। प्लेटिनम तार जल जाएगा, फिर से नहीं मिलेगा, ना मिलेगा, रासायनिक, इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। पदार्थ का किण्वन भी हम तुमको बताते हैं कैसे कि ये रासायनिक परिवर्तन है। अब हम क्या करेंगे, चला एकदम आराम से आ जाओ इधर। हमको ये बताओ, पहला वर्ग आगे है इसमें, वैसे पहला वर्ग में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम। इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं। इसको हम कौन धातु कहते हैं, क्षारीय धातु। इस सब को डुबा के हम लोग रखते हैं कहां पर, तो हम कहते हैं केरोसिन में सुरक्षित रहता है। कहां सुरक्षित रहता है, चला केरोसिन में सुरक्षित रहता। केरोसिन में क्या रहता, सुरक्षित रहता। मेनली सर सोडियम को, मेनली किसको, सोडियम को। अगर इस सबको आप केरोसिन में डाल के रख दोगे, हाइड्रोजन भी इसमें आता है लेकिन हाइड्रोजन तो गैस है, इस सबको अगर आप केरोसिन में डुबा कर रख देते हो तो ये सुरक्षित रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको उठाते हो और आप इसको डाल देते हो पानी में, ये अगर हवा में रहेगा सर धुआं धुआं हो जाएगा, फिर आपको ये मिलेगा नहीं, क्योंकि हवा से अभिक्रिया करता है, इसलिए केरोसिन में डाल देते हैं, ये सुरक्षित रहता है। लेकिन आप इसको डाल दे रहे हो पानी में, कहां पर, पानी में। और जैसे आप पानी में इसको डालोगे, सुरक्षित रहता है केरोसिन में, और डाल दिया पानी में, तो पानी में डाल दिया धुआं धुआं हो जाएगा, फिर सोडियम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए तो रासायनिक है। अब रही बात फास्फोरस को, तो फास्फोरस चला पानी में सुरक्षित रहता, पानी में क्या रहता, सुरक्षित। अब इसको डाल दोगे तुम केरोसिन में, इसको डाल दोगे केरोसिन में, फास्फोरस को डाल दीजिए सर केरोसिन में, एकदम आराम से फास्फोरस को डाल दीजिए आप केरोसिन में। हम बोले सबके लिए है हमारे पास, जो तेज बनते हैं उनके लिए भी, जो स्लो है उनके लिए भी। कहता है ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको सुरक्षित रखते हैं केरोसिन में, तो पानी में डाल देंगे सोडियम, कोई धुआं धुआं हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अगर केरोसिन में डाल देंगे कोई परिवर्तन नहीं। फास्फोरस को पानी में डाल देंगे कोई परिवर्तन नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन इसी फास्फोरस को केरोसिन में डाल देंगे, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, फिर नहीं मिले। सोडियम को केरोसिन में सुरक्षित रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, कहेगा सोडियम को केरोसिन में डाल दिया गया, कौन सा परिवर्तन, कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं, सुरक्षित रहेगा, नो परिवर्तन। कहेगा बताओ पानी में डाल दिया, कहेंगे धुआं धुआं हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं मिलेगा। फास्फोरस पानी में सुरक्षित रहता है, कहेगा पानी में डाल दिया, कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं। कहेगा फास्फोरस को केरोसिन में डाल दिया, कहेंगे भयानक परिवर्तन होगा, रिएक्शन करके हवा हो जाएगा सर, ये रासायनिक परिवर्तन। तो जिसको जिसमें डालते हैं और वो सुरक्षित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे में डाल देंगे रासायनिक परिवर्तन। जिसको जिसमें डालते हैं पानी, फास्फोरस को पानी में, कोई परिवर्तन नहीं, फास्फोरस को दूसरे में डाल देंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब जल्दी से लिख के फिर बतियाते हैं, जल्दी से लिख। हो गया। अब आ जाओ चला। अब जब हम लोग यहां आते हैं तो देखो हम क्या किए,
फास्फोरस को केरोसिन में डाल देंगे, फास्फोरस पानी में सुरक्षित रहता है, केरोसिन में डाल दिया, धुआं धुआं हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, इसको टिक कर लो। सोडियम केरोसिन में रहता है, इसको पानी में डाल दिया, धुआं धुआं हो जाएगा, यानी नहीं मिलेगा रासायनिक परिवर्तन। अब बच गया तुम्हारा पदार्थों का किण्वन। किण्वन का यहां मतलब चला डिग्रेडेशन से समझ सकता है, इसको वैसे ही होता नहीं है ऐसा, लेकिन इसको मान लो किण्वन का मतलब सड़ना, मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा रफली मान सकते हो, किण्वन का मतलब सड़ना या डिग्रेड करना। किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये जो सड़ जाएगा फिर से आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो यहां रासायनिक परिवर्तन होगा। यहां हम रफली समझ रहे हैं, वैसे किण्वन आगे हम डिटेल करेंगे तो वहां भी बता दें। तो सड़ जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। शाम में इसका क्वेश्चन भी हम ला रहे हैं, चला वहां जब आप क्वेश्चन करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन मिलेगा। लेकिन आप तो 100 चीज अपने मन में अपने मालिक बन के 100 चीज समझ लेते हैं, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे तो वैसा कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, चला तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हमने क्या कहा सर, मिल जाए वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक। आपको सोचना पड़ेगा, हमने जितना को टिक किया है इस सब को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये यहाँ पर आइएगा, लोहे का चुंबकीकरण, कपूर का जलना, ये सब आपको टिक करके रखना है, जो कि आपको पूछता है। जिरोक्स आप एकदम करवा ही लीजिएगा पीडीएफ का, ना तो खाली मुंह देखिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और यहाँ पर आइएगा तो ये हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद हमने कहा है आपको लकड़ी का जलना वगैरह वगैरह, ये सब आप जानते हैं, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन बच्चे भी जानते हैं। मिल जाए वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक। अब कुछ कहेगा आपको, लोहा सोना टेबल पर रखा हुआ है, कौन परिवर्तन? कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोना को टेबल पर रख देंगे, कौन परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं। तो कभी कभी कोई परिवर्तन नहीं के भी क्वेश्चन पूछता है, लड़का कोनो न कोनो परिवर्तन करिए देता है। वो तो मिलेंगे शाम में इसके क्वेश्चन के साथ 7:30 बजे लाइव में, तब बात करेंगे इसके प्रश्नों पर, ठीक है। तो अभी तक के लिए हम लोग जो पढ़ा है वो हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे सर, गौर फरमाइएगा। हम लोग ठोस, द्रव और गैस से स्टार्ट किए थे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग चला ठोस भौतिक वर्गीकरण 3 प्रकार का ठोस, द्रव और गैस था। ठोस, द्रव और गैस का डिफरेंस सब जानता है। ठोस के कण सटे सटे, द्रव के कण उससे हटे हटे, गैस के कण सबसे ज्यादा हटे हटे होते हैं, और इससे भी ज्यादा हटे हटे होते हैं प्लाज्मा के। अब आते हैं इधर, तो इधर जब आते हैं चला, तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है गैस की, लेकिन इससे भी ज्यादा होती है प्लाज्मा की। ये ध्यान में रखना है और इस सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में एडजस्ट करना होगा। घनत्व तो सबसे अधिक घनियाइल होता है ठोस के। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस का होता है। अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा गैस में होता है। और प्रत्यास्था की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ठोस में। स्वसंजक बल, आपस में लगने वाला बल, सबसे ज्यादा ठोस में। और अगर विसरण मतलब फैलने का गुण जो होता है, विसरित होने का गुण, सबसे ज्यादा गैस में होता है। इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। आपको इसके बारे में एक ही लाइन जाना, सूर्य और तारों की उष्मा किस अवस्था के कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है। उसके बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने पढ़ा। भौतिक परिवर्तन मिल जाए, भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, ना मिले वो रासायनिक, और ना ही मिलेगा तो वो रासायनिक होगा। यानी मिल जाएगा इसका मतलब अस्थायी परिवर्तन है, परिवर्तित हुआ है फिर से मिल जाएगा। अगर ना मिलेगा मतलब अस्थायी रूप से चला, अस्थायी रूप से परिवर्तित हो गया। जैसे हम खाना खा लिया, खाना खा के गुह बन गया, तो गुह बन गया तो स्थायी रूप से परिवर्तित हो गया। फिर से वो पैसे रोटी नहीं मिलेगा, इसका मतलब ना मिले, अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो आपको हम सर इसका एग्जांपल दिए और जो हाईलाइट करवाए उसको आप याद रखिए, तो आपका काम हो जाएगा। किण्वन मतलब मेनली सर डिकम्पोज करना कह सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। मिलते हैं सर हम लोग इसी के क्वेश्चंस के साथ, जो सुबह हमने पढ़ा है, जो अभी हमने पढ़ा है। इस पर प्रश्न आ रहे हैं शाम में 7:30 बजे। आप सर क्वेश्चन डिस्कशन कीजिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। वहां हम कभी नहीं देंगे आपका रेत का पानी में घुलना क्या हो जाएगा, आप पानी का बर्फ में बदलना, भौतिक की रासायनिक, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, ऐसे प्रश्न वहां नहीं आते हैं। इसी टॉपिक के होंगे क्वेश्चन, आज ही से रिलेटेड होंगे, और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा, और आपको पता भी चल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।